पार्ट 30 नताशा की फीलिंग। अरे पागल जंगली सांड पागल हो गया है क्या, क्यों मारा मुझे? मैंने तो तुझे पैसे दिए हैं। समर की बात सुनकर वह गुंडा समर की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी पर मुझे नहीं पता था कि वह लड़का इतना अच्छा फाइटर है। तुम्हारी वजह से मेरे सभी दोस्त अभी अभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, वह भी बहुत बुरी कंडीशन में, इसलिए गुस्सा आ गया था। प्लीज माइंड मत करना, पर हम लोगों को भी दर्द होता है। कहकर वह गुंडा उन डायमंड को देखते हुए वहां से चला गया और अब समर एक बार फिर दर्द से करहाते हुए सड़क पर ही बैठ गया और इधर दूसरी तरफ रॉकी और नताशा की कार। रॉकी बहुत ही ज्यादा गुस्से में, बहुत ही बेचैन नजर आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अंदर ही अंदर जल रहा है, तड़प रहा है, उसका खून खौल रहा है। और नताशा उसके चेहरे के ऐसे रिएक्शन देखकर डर के मारे खिड़की के पास चिपक कर सिकुड़ कर बैठी हुई थी। इसके साथ ही उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वह अंदर ही अंदर सिसक रही थी और रॉकी गुस्से में भी उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, पर न जाने क्यों उससे ये हो ही नहीं रहा था। वह बार बार गुस्से में अपने हाथ मल रहा था तो कभी अपने बालों में हाथ फेर रहा था, न जाने क्यों, लेकिन उसका दिल ये सोचने से खुद को रोक ही नहीं पा रहा था कि अगर वह वक्त पर नहीं आता तो क्या हो सकता था। और इस बात को वह जितना सोच रहा था उतनी ही उसके अंदर की आग बढ़ती जा रही थी। नताशा तो कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। तभी रॉकी अचानक उसकी तरफ घूरकर देखते हुए लगभग चिल्लाते हुए बोला, शट अप, आई सेड जस्ट शट अप। खबरदार, जो तुम्हारी आवाज भी निकली जब खुद को संभाल नहीं सकती तो घर से बाहर निकलती ही क्यों हो? वह भी इतनी रात को। तुम्हें जरा भी अंदाजा है अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? पर नहीं, तुम्हें तो नाइट आउट करना है, घूमना है, मस्ती करनी है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वह भी उस लूजर बॉयफ्रेंड के साथ जो इतना लूजर है कि तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकता है, तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। रॉकी नताशा को उसके बाजू से पकड़ते हुए गुस्से से उसे झकझोरते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द चबा चबा कर बोला, क्या सोचकर आई थी उसके साथ? हाँ बोलो, जवाब दो, क्या सोचकर आई थी उसके साथ? अगर आज तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता? तुम्हारा वह बॉयफ्रेंड या तुम्हारा वो भाई? रॉकी की बात सुनकर नताशा हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। उसने थोड़ा घबराते और लड़खड़ाते शब्दों में थोड़ा रोते हुए कहा, रॉकी प्लीज, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अच्छे से जानते हो वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा दोस्त। इससे पहले कि नताशा आगे कुछ कह पाती है, अचानक उसके मुंह से एक चीख निकली और रॉकी अचानक ही उसके बाजू को और जोर से दबाते हुए दूसरे हाथ से अचानक उसके बाल पीछे से पकड़कर उसे लगभग दबाते हुए उसके सर को थोड़ा ऊपर करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, दोस्त है तुम्हारा? वह दोस्त है? दोस्त ऐसे नहीं होते जिनके साथ तुम रातों को घूमो, पब्लिक के सामने उसे अपना बॉयफ्रेंड अनाउंस करो। ओ कम ऑन, अगर वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो उसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? उसके साथ बाहों में बाहें डालकर घूमने में शर्म नहीं आती? चिपककर उसे गले लगाने में शर्म नहीं आती तो बताने में कैसी शर्म? प्लीज डोंट टेल मी कि तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे उस निकम्मे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप जानने के बाद तुम्हारा सुपरस्टार हस्बैंड तुम्हें छोड़ देगा, और तुम ये चाहती हो कि तुम एक डबल गेम खेलो जहां तुम अपने बेकार, लूजर और नकारा बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती भी करो और एक सुपररिच हस्बैंड के साथ अपनी ये बेचारी शक्ल दिखाकर उसके नाम का, उसकी पॉपुलैरिटी का और उसकी फैमिली का सपोर्ट हासिल कर सको। तुम अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं छोड़ना चाहती और अपने हस्बैंड को भी, वह हस्बैंड जो कभी तुम्हारा है ही नहीं। देखो, अगर तुम्हारा ऐसा कुछ भी करने का प्लान है तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा ये प्लान वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ रहती हो और किसके साथ नहीं। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे ना चाहते हुए भी तुम्हारा नाम मेरे यानी कि रॉकी डेविडसन के साथ जुड़ा हुआ है, और जब तक ये नाम जुड़ा है तुम्हें अपनी औकात में, अपने हद में रहना होगा। सिर्फ 1 महीने की बात है, उसके बाद तुम मेरी जिंदगी में नजर नहीं आओगी, और उसके बाद तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जितनी भी गंदगी करनी है तुम करने के लिए आजाद हो। लेकिन फिलहाल ये नाटक मेरे सामने मत करना। वैसे मुझे काफी हंसी आ रही है तुम्हारी चॉइस पर। तुम्हें पसंद भी आया तो कौन वह लूजर समर, जो ना ही तुम्हें प्रोटेक्शन दे सकता है और ना ही फेम, नाम और पैसा। खैर, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी एक हिदायत अपने दिमाग में फिट कर लो कि अपने उसे लूजर बॉयफ्रेंड के साथ घूमने से पहले अपनी सिक्योरिटी का ध्यान अच्छे से रख लेना, वरना आज तो सही वक्त पर आकर मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन मैं हर बार नहीं आने वाला, समझी तुम? कहते हुए रॉकी ने अचानक ही नताशा का सर और बाजू झटक दिया। नताशा, जो अब तक अपनी आंखों में आंसू लिए अपने एक हाथ से बाल और दूसरे हाथ से रॉकी से अपना कंधा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे काफी दर्द हो रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द उसे अपने दिल में हो रहा था। रॉकी की घटिया बातें सुनकर
नताशा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि रॉकी उससे ऐसी बातें कर सकता है, क्योंकि वह जिस रॉकी को जानती है वह रॉकी ऐसा कभी था ही नहीं। वह तो काफी हंसने खेलने वाला, मस्ती करने वाला रॉकी था, जो लड़कियों की इज्जत भी करता था और परवाह भी, जो अपने दोस्तों की कभी इंसल्ट नहीं करता था। लेकिन आज वह जी रॉकी को देख रही थी, वह रॉकी ना ही सिर्फ बदतमीज था, बल्कि उसकी बातें भी किसी भी लड़की के दिल को छन्नी करने के लिए काफी था। नताशा रॉकी के दिल में अपने लिए थिंकिंग को सुनकर दिल ही दिल में बहुत हर्ट हो रही थी, और अब फाइनली रॉकी से आजाद होते ही नताशा रॉकी की तरफ बेचारगी से देख रही थी, जैसे उसे तो यकीन ही ना हो रहा हो कि यह वही रॉकी है। अब नताशा ने अपनी आंखों में आंसू लिए रॉकी की तरफ देखते हुए अपने भरे हुए गले से कहा, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो रॉकी? क्या तुमने मुझे इतना ही समझा है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो रॉकी। मैं मानती हूँ कि तुमने मुझे अपनी वाइफ कभी नहीं माना, क्योंकि हमारी शादी ही इस कंडीशन में हुई थी। और सच मानो तो इसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम भी नहीं कर रही, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही। इसलिए मैंने अपने दिल को यह मानने के लिए मना लिया था कि शायद तुम मुझे कभी प्यार ना करो, लेकिन तुम मेरे बारे में इतनी घटिया सोच रखते हो, इस बात का यकीन मैं अपने दिल को दिला नहीं पा रही। तुम साफ तौर पर मुझे कैरेक्टरलेस कह रहे हो रॉकी, जो एक मर्द के साथ न रहकर कई मर्दों के साथ रिलेशनशिप चाहती है। तुम्हें लगता है कि मेरा समर के साथ अफेयर है, जबकि मेरी नजरों में वह सिर्फ मेरा दोस्त है। मैं तुम्हें किसी भी बात का यकीन नहीं दिलाऊंगी और ना ही किसी बात की सफाई पेश करूंगी, क्योंकि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी ही नफरत है, तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए इतना ही शक है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन देने का कोई फायदा होगा। तुम पहले जैसे नहीं रहे रॉकी, जिसे कभी मैंने जाना था, कभी समझा था, कभी प्यार। कहते हुए नताशा ने रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अब वह एक बार फिर रॉकी की तरफ देखते हुए बोली, तुम सच कहते हो रॉकी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम एक सुपरस्टार हो, सुपर रिच हो, और मैं एक सिंपल सी लड़की जो तुम्हारी हजारों लाखों फैन में कहीं खो जाऊंगी। अरे खो क्या जाऊंगी, खो चुकी हूँ। जहाँ से मैं तुम्हें देख सकती हूँ, पर तुम्हें तो मैं कभी नजर ही नहीं आई, क्योंकि तुम्हारे पास कभी इतना वक्त था ही नहीं कि तुम मुझे देखो। तुम तो सब भूल गए रॉकी, पर मैं कभी कुछ भूल ही नहीं पाए। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुम्हारी फोटो देखकर, बचपन की हमारी कुछ वीडियो क्लिप में तुम्हें अपने साथ खेलते हुए देखकर, और रॉकस्टार बनने के बाद तुम्हें टीवी पर देखकर ही मैंने तुम्हें अपने दिल में बसा लिया था। पर अफसोस कि तुमने कभी मुझे देखना या समझने की कोशिश ही नहीं की। कैसे करते तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा अनजान थी। मैं बेवकूफ सिर्फ तुमसे मिलने नीदरलैंड से यहाँ अमेरिका पढ़ाई का बहाना बनाकर आई, ताकि तुमसे एक झलक मिल सकूं और तुम्हें बता सकूं कि रॉकी देखो मैं आ गई। तुम्हारी बचपन की दोस्त, पर मुझे सही मौका कभी मिला ही नहीं, और जब मैं तुमसे मिली तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं था, क्योंकि तुमने तो मुझे कभी अपनी लाइफ में जरूरी समझा ही नहीं। और बाद में जब मुझे इस बात का पता चला कि तुम्हारे दिल में आशी है, मैं उस समय भी तुमसे कुछ नहीं कह पाई, और फिर मैंने किसी तरह सब भूल कर तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त मानने के लिए भी मान लिया था। लेकिन जब मैं तुम्हें गलत रास्ते पर जाते हुए देखा, आशी के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा, वह भी तब जब वह तुम्हें प्यार नहीं करती थी, ना चाहते हुए भी मुझे तुम दोनों के बीच आना पड़ा। तुम्हारे लिए भले ही यह शादी एक बोझ था, एक गलती थी, एक जबरदस्ती थी, पर मेरे लिए कभी नहीं था रॉकी। लेकिन जब तुमने ये कहा कि तुम इस शादी को नहीं अपनाना चाहते, मैं उस समय भी अपने दिल को मना लिया, क्योंकि मैं तुम पर दबाव नहीं डाल सकती थी। मैंने तुमसे प्यार किया, यह मेरी प्रॉब्लम है। तुमने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, तो मैं तुम्हें भला ब्लेम कैसे कर सकती हूँ? और इसके बावजूद मैंने तुमसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में यह उम्मीद थी कि शायद तुम्हारा दिल मेरे लिए बदल जाए। तुम मुझे समझो, पर ऐसा नहीं हुआ। आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम मुझसे प्यार करना तो दूर, मुझे समझ भी नहीं सकते। थैंक यू रॉकी कि तुमने मुझे मेरी जगह याद दिला दी, और तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो इस बात का एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। वरना मैं बेवकूफ तो हमेशा यही सोचती रहती कि कभी ना कभी हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार, यकीन और चाहत पैदा कर पाऊं। शायद हमारा ये रिश्ता, जिसे मैं हमेशा अपने सपनों में देखा था कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, तुम मुझे देखोगे, मेरे प्यार को समझोगे। अच्छा हुआ तुमने मुझे इस सपने से जगा दिया। यू नो वॉट, थैंक यू सो मच रॉकी। तुमने आज मेरी और समर की जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरे दोस्त को लूजर कहो, क्योंकि मेरा दोस्त लूजर नहीं है। उसने मुझे बचाने की पूरी कोशिश की थी। वह लूजर नहीं है क्योंकि वह लड़कियों को हर्ट नहीं करता, उनके साथ जबरदस्ती नहीं करता, अपना प्यार किसी पर थोपता नहीं है। हाँ, वह तुम्हारी तरह सुपरस्टार नहीं है, अमीर नहीं है, खानदानी नहीं है, लेकिन वह बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा।
क्योंकि वह उस वक्त मुझे संभालता है जिस वक्त मुझे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और इसीलिए तुम्हें ये रिश्ता नहीं रखना तो ना सही रॉकी, लेकिन तुम्हें ये कोई हक नहीं बनता मेरे दोस्त को लूजर कहने का। तुमने मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाया है, मेरी दोस्ती पर सवाल उठाया है, और यह चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तुम्हें नहीं रखना है ये रिश्ता तो ना सही, अब मुझे भी तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, बस किसी तरह ये वक्त बीत जाए, फिर तुम आजाद हो, तुम्हें जहाँ जाना होगा तुम जाओ। गो टू हेल, कहते हुए नताशा गुस्से से गाड़ी से बाहर निकली और तेज कदमों के साथ विला के अंदर चली गई, क्योंकि वह लोग काफी पहले ही विला पहुंच चुके थे और रॉकी हैरान नजरों से नताशा की बातें सुन रहा था। वह अपनी ही जगह पर जम गया था, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि नताशा ने अभी अभी उससे क्या क्या कहा। क्या उसने जो सुना वह सच है? क्या नताशा उससे प्यार करती थी? पर इस बारे में तो उसे कुछ याद ही नहीं। रॉकी हैरान नजरों से काफी देर तक नताशा की बातों को याद कर रहा था। उसके पैरों तले तो जैसे जमीन ही निकल गई, क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। काफी देर तक रॉकी यूं ही ठगा सा अपनी जगह पर कार में बैठा हुआ था, लेकिन अचानक फिर वह अपने होश में आया और जल्दी से नताशा जिस रास्ते की तरफ गई थी उस रास्ते को देखने लगा। कुछ सोचने के बाद उसने एक ठंडी सांस लेते हुए तेज कदमों के साथ गाड़ी से निकलकर विला के अंदर चला गया। इधर दूसरी तरफ नताशा अपने आंसू पोंछते हुए किसी तरह अपने चेहरे की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हुए हाल की तरफ आई। सुबह के 8:30 बज चुके थे। घर में सभी लोग ब्रेकफास्ट की टेबल पर बैठे हुए थे। अचानक नताशा को देखकर आशी ने मुस्कुराते हुए जैसे ही कुछ कहना चाहा, नताशा की आंखों के आंसू उसने नोटिस कर लिए थे, इसलिए वह कुछ कह नहीं पाए। हाल में सभी लोगों का ध्यान नताशा की तरफ गया, लेकिन नताशा सभी को इग्नोर करते हुए सीढ़ी के रास्ते सीधा अपने कमरे में गई। आशी तो बस उसे जाता हुआ देखते रह गई, और तभी नताशा के पीछे पीछे रॉकी भी तेज कदमों के साथ आया और वह भी उसी कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि दोनों का कमरा फिलहाल एक ही था। घर के सभी लोग हैरानी से उन दोनों को जाता हुआ देख रहे थे। वह लोग कुछ कहना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वह लोग कुछ कहते हैं रॉकी भी वहां से चला गया था। अब एना ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, यह इन दोनों को क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या इनके बीच? और एना के सवाल को सुनकर राहुल अपना सर झटकते हुए कंधे को उचका देता है, जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं। आशी को तो जैसे कि कुछ बातों का अंदाजा था। वह नताशा के पीछे जाने के लिए जैसे ही अपनी जगह से खड़ी हुई, तभी कृष की कड़कती हुई आवाज उसके कानों में, डोंट ट्राई टू गेट अप, फायरफ्लाई ईट क्वाइटली। वह दोनों अपना मैटर खुद संभाल सकते हैं, हर बात में इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं है। कृष की कड़कती हुई आवाज को सुनने के बाद आशी थोड़ा घबराते हुए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन साइको नताशा। इससे पहले कि यहाँ से आगे कुछ कह पाए, कृष ने अपनी घूरती हुई नजर से उसे देखा। कृष की नीली नजरों को अपने चेहरे पर देखकर आशी ने घबराकर अपना चेहरा नीचे कर लिया और अब वह खाना खाने में कंसंट्रेट करने लगी। इसके साथ ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए याना, गौरी, राका, राहुल और एना, वह लोग भी सब कुछ इग्नोर करते हुए खाना खाने लगे, क्योंकि कृष का डर सबके दिल में था। अथर्व किसी काम से बाहर था, इसलिए वह अभी तक घर नहीं आया था। इधर दूसरी तरफ रॉकी जब कमरे में आया तो उसने देखा नताशा बाथरूम में है, क्योंकि बाथरूम से शावर का पानी गिरने की आवाज आ रही थी। और अब रॉकी कुछ पल बाथरूम के दरवाजे को निहार कर दूसरे रूम में फ्रेश होने चला गया, और इधर दूसरी तरफ नताशा बाथरूम में फर्श पर बैठकर अपने पैर को मोड़कर घुटने में अपना चेहरा छुपाए जोर जोर से रो रही थी। और यहाँ दूसरी तरफ समर बेचारा हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोट भी लगी थी। इसके साथ ही वह रॉकी और उसे गुंडे को गाली दे रहा था, क्योंकि दोनों ने ही उसे तबले की तरह पीट दिया था। 187 नताशा की तबीयत खराब। इधर दूसरी तरफ रॉकी जब कमरे में आया तो उसने देखा नताशा बाथरूम में है, क्योंकि बाथरूम से शावर का पानी गिरने की आवाज आ रही थी। और अब रॉकी कुछ पल बाथरूम के दरवाजे को निहार कर दूसरे रूम में फ्रेश होने चला गया, और इधर दूसरी तरफ नताशा बाथरूम में फर्श पर बैठकर अपने पैर को मोड़कर घुटने में अपना चेहरा छुपाए जोर जोर से रो रही थी। यहाँ दूसरी तरफ समर बेचारा हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोट भी लगी थी। इसके साथ ही वह रॉकी और उसे गुंडे को गाली दे रहा था, क्योंकि दोनों ने ही उसे तबले की तरह पीट दिया था। दोपहर के वक्त आशी गार्डन में बैठे पढ़ाई कर रही थी, और इस वक्त उसके साथ गौरी, अथर्व और नीक भी थे। और तभी उसने देखा समर अपनी बाइक पर टूटी फूटी हालत में आया हुआ है। उसके आंखों और चेहरे के पास कई चोट थे, हाथों और पैरों में कई जगह बैंडेज लगे हुए, और वह लगभग लंगड़ते लंगड़ते अपनी बाइक से उतरा। समर को इस तरह टूटी फूटी हालत में देखकर अथर्व और गौरी जल्दी से अपनी बुक साइड में रखकर समर की तरफ दौड़े, लेकिन आशी उसे देखकर थोड़ा घबराते हुए अपना सलाइवा गटकने लगी, और अब वह अपने नाखून चबाते हुए जल्दी से गार्डन में लगे हुए फूलों के पौधों के पीछे छुप गई।
वह काफी घबरा रही थी और अब वह पौधों के बीच से धीरे से समर को झांक कर देख रही थी और अब गौरी के साथ अथर्व समर के पास जाकर उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा फिक्र जताते हुए बोले, अरे समर, यह क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? अथर्व की बात सुनकर समय अपनी कमर पकड़े हुए दर्द से कराहते हुए मुंह बनाकर बोला, अरे क्या बताऊं, बहुत लंबी कहानी है। बस ये कहो कि भलाई करने का तो जमाना ही नहीं रहा। वह कहावत अब पुरानी हो गई कि नेकी कर और दरिया में डाल। आजकल तो एक नई कहावत चल रही है कि नेकी कर और हो बेहाल। उई माँ, मैं तो मर गया। पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि वह आशी की बच्ची कहाँ है। मुझे उससे कई हिसाब लेने हैं। समर की बात सुनकर अथर्व और गौरी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोले, तुम आशी को क्यों ढूंढ रहे हो और उससे क्या हिसाब लेने हैं? वैसे वह अभी यहीं थी, हमारे साथ पढ़ाई कर रही थी, पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। ये सुनकर समर मुंह बनाते हुए दांत पीसते हुए बोला, कहीं भी जाए लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रसाद खाकर आया हूँ और उसे भी जरूर खिलाऊंगा। बस एक बार वह आ जाए मेरे सामने। कहते हुए समर ने जैसे ही अपनी गर्दन घुमाई, अचानक ही झाड़ियां के पीछे से आशी को छुपा हुआ देखकर समर अपनी आंखें बाहर निकालते हुए अपनी नाक फुलाते हुए बोला, तू आशी की बच्ची, तू रुक, वही तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी तरफ जल्दी जल्दी चलने लगा, तभी बेचारा धाम से जमीन पर गिरा, क्योंकि दर्द के कारण उसके पैरों का बैलेंस बिगड़ गया था और अचानक समर को इस तरह गिरते हुए देखकर आशी अपनी जगह पर खड़ी होकर एक आंख दबा लेती है और उसकी जीत अपने आप ही बाहर दांतों से कटने लगी। तभी समर को गिरता हुआ देखकर अथर्व उसे संभालने के लिए आगे आया। गौरी भी उसे संभालने लगी और समर के मुंह से दर्द भरी कराहने की आवाज एक बार फिर सुनाई देने लगी। अब समर यूं ही फर्श पर गिरे हुए आशी को देखकर अपना हाथ पैर पटकते हुए बोला, ये सब तेरी वजह से हुआ है आशी की बच्ची। और अब समर की बात सुनकर आशी उससे थोड़ा दूरी बनाते हुए कमर पर हाथ रखकर बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोली, अरे इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो बस थोड़ी सी। इससे पहले कि आशी कुछ कह पाती, समर अथर्व के सपोर्ट से थोड़ा खड़ा होते हुए आशी की तरफ देखकर घूरकर बोला, थोड़ी सी, ये थोड़ी सी है? अगर ये थोड़ी सी है तो रुक, मैं तुझे भी थोड़ा सा देता हूँ। कहते हुए समर आशी की तरफ आने लगा और अब आज ही समर को अपनी तरफ आते हुए देखकर वहां से सर पर पैर रखकर भागी। देखो समर, खबरदार, जो मुझे मारने की कोशिश, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। कहते हुए आशी वहां से तुरंत ही 9-2-11 हो चुकी थी और समर की बात सुनकर अथर्व समर को संभालते हुए बोला, अरे यार बस करो, क्या हुआ है बताओ? क्या तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है? और तुम आशी पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? गौरी भी समर को संभालते हुए विला के अंदर ले जाने लगी और समर ने अथर्व से कहा, कुछ नहीं, बस मेरा एक्सीडेंट हो गया था, एक बहुत ही बड़े काले सांड से। सांड से? अथर्व समर की बात सुनकर हैरान था, क्योंकि उसे यह बात कहीं अजीब लग रही थी। इधर दूसरी तरफ रॉकी और नताशा का कमरा। नताशा अपने सोफे पर ब्लैंकेट अपनी कमर तक कवर किए हुए सो रही थी। हालांकि वह सोने की सिर्फ कोशिश कर रही थी, उसकी आंखें बंद थी पर नींद आंखों से ओझल थी। इस वक्त शाम के लगभग 4 बजे रहे थे और तभी कमरे में रॉकी अपने सॉन्ग की कुछ लिरिक्स एक पेपर पर लिए कमरे में दाखिल हुआ। वह अपने बेड पर बैठा ही था, तभी उसकी नजर नताशा की तरफ गई। नताशा जो सोफे पर चादर ताने सोई हुई थी। रॉकी ने एक नजर घड़ी की तरफ देखा जिसमें शाम के लगभग 4:30 बज रहे थे। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि नताशा इस टाइम पर कभी नहीं सोई थी, लेकिन फिर यह सोचकर कि शायद रात की थकान के कारण वह अभी सोई है, रॉकी ने उसे कुछ कहा नहीं और उसे इग्नोर करते हुए चुपचाप अपना काम करने लगा। लेकिन फिर भी न जाने क्यों आज उसका ध्यान बार बार नताशा की तरफ जा रहा था। न जाने क्यों उसके दिमाग में बार बार नताशा की कही हुई बातें चल रही थी, लेकिन उसने कुछ भी ना कहने का फैसला लिया। वहीं दूसरी तरफ एक गहरे घने जंगल के बीचों बीच एक शख्स नीचे जीन्स और शर्ट पहने, चेहरे पर एक ब्लैक हुडी जिससे उसने अपने चेहरे को कवर कर रखा था, एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़ा था। और तभी अचानक उसके कानों में किसी के पैरों की कदम की आहट सुनाई देती है और इसे सुनने के बाद उस शख्स के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। आ गए तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये सुनकर बाद में आया हुआ शख्स अपने चेहरे पर एक एटीट्यूड और आंखों पर ब्लैक गॉगल्स पहने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ सामने खड़े शख्स को देखते हुए बोला, आना तो था ही, वैसे अब कैसे हो तुम? कहते हुए कृष ने उस सामने खड़े आदमी की तरफ देखा और कृष की बात सुनकर वह शख्स से जिसने ब्लैक हुडी पहन रखी अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लाते हुए एटीट्यूड से बोला, जैसा होना चाहिए, चलो काम की बात करते हैं। कहते हुए उसे ब्लैक हुडी वाले आदमी ने कृष को कुछ जानकारी दी, जिसे सुनने के बाद कृष अपने चेहरे पर हमेशा की तरह डार्क ऑरा लिए बोला, गुड, तुम काफी अच्छा कर रहे हो। अगर ऐसे ही हमें सही इन्फॉर्मेशन मिलती रही तो बहुत जल्द हम अपने मकसद में कामयाब जरूर होंगे। उद्धरण चिन्ह।
वैसे थैंक यू, अपनी जान पर खेलकर बड़ी मुश्किल से यह इन्फॉर्मेशन यहाँ तक लाने के लिए। और क्रिश की बात सुनकर सामने खड़े शख्स ने क्रिश की तरफ देखते हुए कोल्ड वॉइस में जवाब दिया, इसमें थैंक यू की जरूरत नहीं है, तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है। और यह सुनने के बाद क्रिश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। इसके साथ ही वह इंसान भी अपने चेहरे पर एक इविल स्माइल लेकर आता है। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। डाइनिंग एरिया में डिनर अरेंज हो चुका था। रॉकी अभी तक बेड पर बैठे हुए अपना काम कर रहा था और तभी पीटर ने उन लोगों को इन्फॉर्म किया ताकि वह दोनों भी डाइनिंग एरिया में जाकर खाना खा सके। फाइटर के नोटिफिकेशन को सुनकर रॉकी ने एक नज़र नताशा की तरफ देखा और यह सोचकर कि नताशा खुद ही डाइनिंग एरिया की तरफ आ जाएगी। रॉकी डाइनिंग एरिया में आ गया। फिर सभी लोग खाना खाने लगे। तभी एना ने रॉकी की तरफ देखते हुए पूछा, रॉकी नताशा कहाँ है, क्या वह खाना नहीं खाएगी? अपनी मॉम की बात सुनकर रॉकी ने एक नज़र उनके चेहरे की तरफ देखा। फिर उसने धीरे से अपनी नज़र घुमाकर सीढ़ी की तरफ देखा क्योंकि रॉकी और नताशा का कैमरा ऊपर था। कहीं ना कहीं वह नताशा के आने का इंतजार कर रहा था और नताशा को न आता हुआ देखकर रॉकी ने एना की बात को साफ इग्नोर किया। अब अथर्व को रॉकी पर गुस्सा आ रहा था। वह जैसे ही रॉकी को कुछ बोलने वाला था तभी नताशा ने जल्दी से अथर्व के हाथ पैर हाथ रखकर अपनी पलकें झपका दी। क्रिश इस वक्त डाइनिंग एरिया की तरफ नहीं था। अब आशी अपनी जगह से खड़ी हुई और उन लोगों को एक्सक्यूज करते हुए बोली, बाबा, अथर्व भाई, मैं नताशा को देखकर आती हूँ। और इतना कहकर आशी नताशा के कमरे की तरफ चली गई और थोड़ी ही देर बाद अचानक आशी की परेशानी भरी आवाज कॉरिडोर में आती है। अचानक आशी की परेशानी भरी आवाज सुनकर डाइनिंग एरिया में खाना खा रहे सभी लोगों का ध्यान कॉरिडोर की तरफ गया, जहां से आशी जल्दी से सीढ़ी के रास्ते नीचे उतारते हुए पीटर की तरफ देखते हुए बोली, पीटर, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ और उनसे कहो कि जल्दी वह विला आ जाए। आशी की बात सुनकर पीटर जल्दी से डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के लिए चला गया। तभी आशी को परेशान देखकर राहुल और एना ने पूछा, क्या बात है आशी, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो और डॉक्टर को लाने के लिए तुमने क्यों कहा? राहुल के पूछने पर आशी ने थोड़ा घबराते और परेशान होते हुए जवाब दिया, वह दरअसल बाबा, नताशा उठ नहीं रही, मैंने उसे चेक किया, उसे बहुत फीवर है। आशी के मुंह से ये सुनने के बाद घर के सभी लोग परेशान हो गए। रॉकी के भी खाना खाते हुए हाथ हवा में ही रुक गए और उसके चेहरे पर कुछ हैरानी नजर आने लगी। थोड़ी ही देर बाद घर के सभी लोग रॉकी के कमरे के बाहर खड़े थे और एक लेडी डॉक्टर नताशा को चेक कर रही थी। आशी भी इस वक्त लेडी डॉक्टर के साथ नताशा के पास कमरे में ही मौजूद थी। नताशा को चेक करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि वह किसी स्ट्रेस के कारण बेहोश हो गई है। उससे ज्यादा फीवर था इसलिए होश में नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया है। इसके साथ ही उसके हाथों में ड्रिप चल रही थी। डॉक्टर नताशा का ख्याल रखने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वहां से चली गई और अब दरवाजा खुलते ही अथर्व नताशा को देखने के लिए कमरे में आया। वह अपनी बहन के लिए काफी परेशान था। वह नताशा का हाथ अपने हाथ में लेकर लगभग परेशान होते हुए बोला, नट्टू नट्टू, क्या हुआ तुझे? मेरे बच्चे, ओह गॉड, मेरे नट्टू के साथ आजकल ये क्या हो रहा है? अथर्व को इस तरह परेशान देखकर आशी उसके पास आकर खड़ी हुई और अब उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, चिंता मत कीजिए भैया, बस उसकी थोड़ी तबीयत खराब है और जल्दी ठीक हो जाएगी और हम लोग हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए। आशी की हिम्मत बांधने पर अथर्व थोड़ा कूल डाउन हुआ, लेकिन उसे अपनी बहन की बहुत चिंता हो रही थी। वही दरवाजे पर खड़ा रॉकी भी एक नज़र नताशा को ही देख रहा था। रात लगभग 11 बजे घर के सभी लोग नताशा को देखकर उसे आराम करने का सोचकर वहां से चले गए थे, लेकिन आशी, अथर्व और रॉकी अभी भी वही थे। आशी ने अथर्व को संभालते हुए कहा, भाई, नताशा ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने कहा है उसे रात भर सोने दिया जाए। मेरे ख्याल से अब आपको भी आराम कर लेना चाहिए। उसे जैसे ही हो जाएगा हम लोग उसे मिल लेंगे। आशी की समझाने पर अथर्व अपना चेहरा ना में झटकते हुए बोला, नहीं, मैं अपनी नट्टू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर उसे होश आया तो वह बाद में उसे संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। तुम लोग जो, तुम आराम करो। आशी अथर्व की परेशानी साफ समझ सकती थी क्योंकि वह एक बड़ा भाई था, लेकिन आशी ने किसी तरह उसे समझा बुझाकर कमरे से बाहर भेज दिया था और अब आशी एक नज़र रॉकी को घर कर देखते हुए ना चाहते हुए भी वहां से चली गई। और फाइनली सबके जाने के बाद रॉकी सामने खड़े होकर सिर्फ नताशा को ही देख रहा था। नताशा का चेहरा कमजोरी और थकान के कारण पीला पड़ चुका था। उसके हाथों में ड्रिप अभी तक चल रही थी। 188 आशी की आंखों में आंसू, क्रिश का गुस्सा। आशी के समझाने पर अथर्व अपना चेहरा ना में झटकते हुए बोला, नहीं, मैं अपनी नट्टू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर उसे होश आया तो वह बाद में उसे संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। तुम लोग जाओ, तुम आराम करो।
आशी अथर्व की परेशानी साफ समझ सकती थी क्योंकि वह एक बड़ा भाई था, लेकिन आशी ने किसी तरह उसे समझा बुझाकर कमरे से बाहर भेज दिया था और अब आशी एक नजर रॉकी को घूर कर देखते हुए ना चाहते हुए भी वहां से चली गई और फाइनली सबके जाने के बाद रॉकी सामने खड़े होकर सिर्फ नताशा को ही देख रहा था। नताशा का चेहरा कमजोरी और थकान के कारण पीला पड़ चुका था, उसके हाथों में ड्रिप अभी तक चल रही थी। अब रॉकी नताशा को देखते देखते कुछ पल वहां खड़ा रहता है और फिर सामने सोफे पर जाकर बैठ गया। रॉकी की आंखें नताशा के ऊपर ही टिकी हुई थी। इस वक्त उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था, पर उसकी आंखों में कुछ था जो शायद समझा नहीं जा सकता था। लगभग 3 घंटे बाद नताशा बेहोशी की इंजेक्शन के कारण अभी भी सोई हुई थी। रॉकी कमरे में टहलते हुए सिर्फ नताशा को सोया हुआ देख रहा था और कुछ देर बाद वह बेचैनी में जाकर बालकनी में खड़ा हो गया। रॉकी ने अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से कहा, क्या हो रहा है मुझे उसके लिए बुरा क्यों लग रहा है? उसकी बातों का मतलब क्या था? नहीं नताशा, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, तुम्हें जाना होगा। कहते हुए रॉकी अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकालकर उसकी कश लेने लगा। इस वक्त शाम के 4 बजे रहे थे। वह काफी परेशान और बेचैन लग रहा था, लेकिन उसे अपनी बेचैनी का कारण भी समझ में नहीं आ रहा था, या शायद वह समझना नहीं चाहता था। और तभी उसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ और इसके साथ ही आशी कमरे में दाखिल हुई। उसने अपनी नजर घुमाकर कमरे में देखा, उसे रॉकी नजर नहीं आया, लेकिन तभी उसका ध्यान बालकनी में रॉकी की तरफ गया। रॉकी को देखकर आशी ने एक ठंडी सांस ली और अब वह क्लोजेस्ट रूम में जाकर नताशा के लिए कुछ कपड़े और उसकी जरूरत का सामान लेकर आए। आशी जानती थी नताशा को पीरियड हुआ है और उसे आशी की मदद की जरूरत होगी। हालांकि यह काम एक नर्स भी कर सकती थी, पर आशी एक बहन होने के नाते अपनी बहन का ख्याल रख रही थी। कमरे में आने के बाद वह बाथरूम में जाकर एक छोटे से बकेट में गर्म पानी और स्पंज लेकर आई। अब उसने एक नजर रॉकी को देखा। रॉकी भी समझ चुका था कि आशी आई है। आशी और रॉकी के बीच इन दोनों ज्यादा बातें नहीं होती थी, या यूं कहीं कि दोनों एक दूसरे को हमेशा इग्नोर करने की कोशिश करते थे। आशी को देखकर रॉकी बिना कुछ बोले चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। आशी भी उसे जाते हुए देखते रह गई और अब उसके चेहरे पर नताशा को लेकर कुछ दर्द था। आशी की आंखों में नमी आ गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वह आज नताशा की इस हालात का जिम्मेदार आज खुद को समझ रही थी। नताशा की लाइफ में आज तक जितने भी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार आशी ही तो थी, और इस चीज को लेकर आशी के दिल में बहुत ज्यादा गिल्ट था। अब आशी धीरे से नताशा के पास बैठकर उसके कपड़े रिमूव कर उसकी बॉडी को हल्का क्लीन करती है, क्योंकि बुखार के कारण उसे बहुत ज्यादा पसीना आया था और पीरियड में उसका हाइजीनिक रहना जरूरी था, वरना इन्फेक्शन का खतरा था। थोड़ी ही देर में उसने नताशा को क्लीन करके एक लॉन्ग नाइटी गाउन पहना दिया था, जो कि ऊपर से बटन के साथ थे। ये नताशा के लिए कंफर्टेबल था। आशी ने नताशा के हाथों में ग्लूकोज की ड्रिप देखी, जो कि लगभग पूरी तरह चढ़ चुकी थी। इसके चढ़ने के बाद डॉक्टर के कहे मुताबिक आशी ने उस ड्रिप को बंद कर दिया और अब वह कुछ देर नताशा की बगल में बैठे हुए उसके सर पर हाथ चलाने लगी। नताशा आशी से 2 साल बड़ी थी, इसके बावजूद दोनों हम उम्र होने के कारण बहुत ही अच्छी दोस्त, बहन और सहेलियां थी। नताशा की लाइफ में इतना कुछ हुआ, लेकिन आज तक उसने आशी को इसके लिए ब्लेम नहीं किया था। धीरे धीरे शाम हो गई और नताशा को होश आने लगा। नताशा को होश में आया हुआ देखकर आशी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने नताशा का हाल चाल पूछा, उसे कुछ नाश्ता करवा कर मेडिसिन दे दी। लेकिन इसके बावजूद आशी ने नोटिस किया कि नताशा की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। हालांकि इस बात का जिक्र नताशा नहीं कर रही थी, पर आशी जानती थी कि वह किसका इंतजार कर रही है और किसे ढूंढ रही है। नताशा ने जब यह महसूस किया कि रॉकी वहां नहीं है, उसकी आंखों में नमी आने लगी थी, जिसे देखकर आशी ने उसके हाथ रखते हुए उसे शांत रहने का दिलासा देते हुए कहा, वह बहुत देर से यहाँ था, बस अभी अभी बाहर गया है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल तुम अपना ख्याल रखो और आराम करो, तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना। कहते हुए आशी अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाती है। आशी के शांत करने पर नताशा ना चाहते हुए भी फीका सा मुस्कुरा देती है। रात का वक्त सभी लोगों ने डिनर कर लिया था। अथर्व का डिनर करने का मन नहीं था, क्योंकि उसे अपनी बहन की चिंता हो रही थी, लेकिन राहुल और समर के समझाने पर अथर्व ने भी डिनर कर लिया। आशी और नताशा ने कमरे में ही डिनर किया था और तभी कमरे में रॉकी भी दाखिल हुआ। वह बिना कुछ बोले एक नजर नताशा को देखकर बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। तभी आशी नताशा को मेडिसिन देते हुए बोली, अब तुम आराम करो, आज की रात मैं तुम्हारे साथ यही हूँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। इतना सुनते ही रॉकी के चलते हुए कदम रुक गए। उसकी शांत आंखों में अचानक ही कुछ बेचैनी आने लगी, लेकिन तभी नताशा आशी को मना करते हुए बोली, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है आशी, मैं ठीक हूँ और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, वही काफी है।
तुम अपने कमरे में आराम करो, मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम्हें जरूर बताऊंगी। नताशा की इस बात को सुनकर रॉकी की बेचैन आंखें अचानक शांत होने लगी। तभी आशी नताशा को समझने की कोशिश करने लगी कि वह भी ठीक नहीं है, उसे रात को हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन नताशा आशी को समझा बुझाकर वहां से भेज चुकी थी और ना चाहते हुए भी आशी को वहां से जाना पड़ा। कुछ देर बाद रॉकी फ्रेश होकर नताशा से बिना कुछ बोले सोफे पर जाकर बैठ गया। नताशा ने एक नजर रॉकी को देखा, लेकिन रॉकी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ना देखकर उसे काफी तकलीफ हो रही थी। वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गई और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी, पर सच तो ये था कि उसके दिल में इतना दर्द था कि नींद भी उसकी आंखों से गायब थी। नताशा ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, आंसुओं की बूंदें टपकते हुए उसके गालों पर लुढ़कने लगी। लेकिन नताशा के मुंह से सींसकियां नहीं निकल रही थी, क्योंकि शायद यहाँ उसकी सींसकियों की वैल्यू करने वाला कोई नहीं था। क्योंकि इंसान उसके सामने रोता है जिसके सामने रोने से उसे हल्का फील हो, या सामने वाले इंसान को आपकी आंसुओं की कीमत पता हो। आपको रोते हुए देखकर शायद उसे भी कोई असर हो जाए, लेकिन जहां आपकी फीलिंग की कद्र ना हो वहां आंसू जाया करने का कोई फायदा नहीं है। ये बात शायद नताशा समझ चुकी थी। रॉकी भी चुपचाप सोफे पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा, पर सच तो ये था कि शायद आज की रात उसकी आंखों में भी नींद नहीं थी। इधर दूसरी तरफ आशी और क्रिश का कमरा। रात के लगभग 1 o'clock बज रहे थे। क्रिश बिस्तर पर सोया हुआ था और आशी बालकनी में एक झूले पर बैठे आसमान में चांद और तारे को निहार रही थी। इस वक्त उसकी आंखें भी बेचैन थी, उन आंखों में कुछ दर्द था। उसके हाथ अपने गले में पहने हुए लॉकेट पर था। उसने एक लॉन्ग नाइटी गाउन पहन रखा था, जो कंधे पर पतली स्ट्रिप से बना हुआ था, जिसका गला हल्का नीचे डीप था। वाइन कलर का ये नाइट गाउन इम्पोर्टेड सैटिन से बना हुआ था, जो उसकी परफेक्ट फिगर पर काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। रात के वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन आशी को तो जैसे इन हवाओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इस वक्त उसके दिल में कहीं तूफान उठा रहे थे। और तभी क्रिश, जो कि बिस्तर पर चैन की नींद सोया हुआ था, नींद में ही उसका हाथ बिस्तर पर गया और उसने आशी को अपनी तरफ खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी उसे महसूस हुआ कि आशी उसके बगल में नहीं है, और यह महसूस होते ही उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। अब क्रिश अपनी नजर कैमरे में इधर उधर करते हुए बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखने लगा, शायद आशी वहां हो। लेकिन उसने देखा कि बाथरूम की लाइट ऑफ थी, इसका मतलब आशी वहां नहीं है। और तभी उसका ध्यान बालकनी की तरफ गया। आशी को बालकनी में महसूस कर क्रिश धीरे से बिस्तर पर उठकर बैठ और उसने घड़ी में टाइम देखा, जिसमें इस वक्त रात के लगभग 1:30 बजे बज रहे थे। अब क्रिश बिस्तर से एक ब्लैंकेट लेकर अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा चुका था, जहां आशी झूले पर बैठी हुई थी। दरअसल बालकनी और कमरे के बीच एक बड़ा सा कांच का विंडो था, जो बालकनी और कमरे को 2 हिस्सों में बांटती थी, और उसे कांच के विंडो के जरिए क्रिश ने आशी की हल्की सी झलक देखी थी। अब क्रिश धीरे से आशी के पास आया। आशी क्रिश की तरफ पेट करके बैठी थी, उसे क्रिश के आने का एहसास नहीं हुआ। और तभी क्रिश अपने हाथों में लिए हुए ब्लैंकेट को आशी के कंधे पर रखते हुए उसे कवर करते हुए बोला, क्या बात है फायरफ्लाई, तुम्हें नींद नहीं आ रही? यहाँ क्या कर रही हो? अंदर चलो, ठंडी हवाएं चल रही हैं। कहते हुए क्रिश जैसे ही थोड़ा आगे आया, उसने आशी के चेहरे की तरफ देखा और अब क्रिश के चेहरे के भाव सर्द होने लगे। उसकी दोनों भौहें सिकुड़ गई और अब वह अपनी ठंडी आवाज में आशी से बोला, Why are you crying, Firefly? किसी ने कुछ कहा तुमसे? और यह सुनकर आशी बिना क्रिश की तरफ देख सामने आसमान की तरफ देखते हुए नामे सर हिलाते हुए बोली, नहीं, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता साइको। और यह सुनने के बाद क्रिश अपनी कठोर आवाज में एक बार फिर आशी की तरफ देखते हुए उसके कंधे को पकड़ते हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, So, why are you crying, Firefly? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, तुम रोया मत करो, तो फिर तुम समझती क्यों नहीं हो? क्रिश के इस तरह डांटने पर आशी अपनी नजर घुमाकर क्रिश के चेहरे की तरफ देखते हुए अचानक ही रोते हुए उसके सीने से लिपट गई। क्रिश, जो इस वक्त आशी के सामने झुका हुआ था और शर्टलेस था, कपड़े के नाम पर उसकी लोअर बॉडी में सिर्फ एक अंडरगारमेंट था। उसकी मस्कुलर बॉडी, चौड़ा सीना, उसके नीट क्लीन अट्रैक्टिव मसल्स काफी स्ट्रांग लग रहे थे। आशी उसके सामने एक छोटी मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। आशी की अचानक रोते हुए उसके सीने से लिपट जाने के कारण क्रिश के चेहरे के भाव अचानक ही और ठंडे हो गए, लेकिन इसके साथ ही परेशानी से उसके दोनों हाथ आशी की कमर में लिपट गए। उसने थोड़ा परेशान होते हुए जल्दी से आशी को अपने सीने से लगाते हुए अपनी कठोर वॉइस में कहा, फायरफ्लाई कम डाउन, तुम रो क्यों रही हो, बताओ मुझे। तुम इस तरह रोती हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई हेट टीयर्स स्पेशली व्हेन दे फ्लो फ्रॉम योर आईज। अगर तुम्हें किसी ने हर्ट किया है तो बताओ मुझे। तुम्हें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा साइको है तुम्हारे साथ, बोलो क्या हुआ है।
क्योंकि इतनी हिम्मत की मेरी फायरफ्लाई की आंखों में आंसू लेकर आए, मैं उसकी आंखों से खून की नदियां बहा दूंगा। तुम एक बार उसका नाम लो। कहते हुए कृष का ऑरा बहुत ही ज्यादा डार्क लग रहा था। उसकी माथे की नसें उभरी हुई थी, गोरा रंग गुस्से से लाल हो रहा था और आंखें काफी अजीब तरीके से खतरनाक हो रही थी, जैसे उनमें खून उतर आया हो। कृष आशी को काफी जोर से अपने गले लगा रखा था और आशी उसके सीने पर हाथ रखकर फूट फूट कर रो रही थी। कुछ बर्बाद कृष ने आशी को खुद से दूर किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसे रोता हुआ देखने लगा, और अब वह अपनी नीली आंखों से आशी की आंखों से बह रहे आंसुओं को घूर कर देख रहा था। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बोलो क्या हुआ है, वरना मैं जो करूंगा उसके बाद तुम मुझे ब्लेम मत करना। कहते हुए कृष की आवाज में एक धमकी थी, जिसे सुनकर आशी कृष के चेहरे की तरफ देखने लगी। अब आशी कृष के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, साइको में मैं बहुत बुरी हूँ साइको, मैंने सब गलत कर दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, सब मेरी वजह से हुआ है। मैं किसी की लाइफ में खुशियां नहीं ला सकती, मैं हर किसी के लिए मुसीबत हूँ। आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, सब मेरी वजह से हो रहा है साइको, सब मेरी वजह से हो रहा है। कहते हुए आशी जोर जोर से रोने लगी और यह सुनने के बाद कृष एक बार फिर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, तुम क्या कह रही हो, साफ साफ बोलो फायरफ्लाई, किसी ने तुम्हें कुछ कहा है, क्या गलती हुई है तुमसे, मुझे बताओ और पहले रोना बंद करो। कहते हुए कृष आशी को अपने सीने से लगाए हुए झूले पर बैठ गया और अब उसने अपनी गोद में आशी को बिठा लिया। अब दोनों के बदन पर एक ब्लैंकेट थी, दोनों इस वक्त काफी रोमांटिक पोजीशन में झूले पर बैठे हुए थे। आशी कृष की गोद में थी और कृष के दोनों हाथ ब्लैंकेट के अंदर आशी के पेट पर थे। आशी का सर कृष के सीने पर था। कृष के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, पर वह अपनी गंभीर नजर से आशी को देख रहा था। आशी की आंखों में आंसू और चेहरे पर मासूमियत थी। अब कृष की बात सुनकर आशी किसी तरह खुद को संभालते हुए बोली, साइको वो नताशा और रॉकी। तो दोस्तों, क्या आशी सब बता देगी कृष को? सच्चाई जानने के बाद कृष के क्या होंगे रिएक्शन? क्या कृष कुछ करेगा नताशा और रॉकी के लिए, या यूं ही रहेंगे नताशा की आंखों में आंसू? जानने के लिए सुनते रहिए मेरा सया साइको। अगर आपको सस्पेंस, एक्शन और इमोशन से भरी ऐसी डार्क कहानियां पसंद हैं, तो डार्क सीक्रेट स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली पार्ट में होगा ऐसा खुलासा जो सब कुछ बदल देगा। अगली पार्ट मिस मत करना।